टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लास्ट पैराग्राफ्स में हमने पढ़ा कि जो एनसीएम था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, वो गांधी जी ने लॉन्च किया। उसके सिटी साइड्स में, टाउन्स में, कंट्री साइड में किस तरीके से लोगों ने उसको सपोर्ट किया या उसका क्या मतलब निकाला, उसके बाद किस तरीके से उसे आगे लोगों ने प्रिडिक्ट किया, फिर एक वॉयलेंट इंसिडेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने उसे कैसे कॉल ऑफ कर दिया। अब हम बात करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। ये नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस दोनों बिल्कुल अलग मूवमेंट है। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इसके नेम से समझ सकते हैं। सिविल मतलब जो पर्सन है, जो सिटीजन्स है, वो डिसओबीडियंस कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं किसी आज्ञा को मानने से या किसी एक्ट को, किसी लॉ को फॉलो करने से मना कर रहे हैं। इन फरवरी 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द एनसीएम। 1922 फरवरी ये डेट आती है कि व्हेन वाज द गांधी जी वाज कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट। और उन्होंने कॉल्ड ऑफ क्यों किया, क्यों ख़त्म कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को? क्योंकि वो धीरे धीरे वायलेंट हो रहा था, उसमें लोग हिंसा करने लगे थे इस वजह से। Many places, Gandhiji felt like this movement turning violent in many places, and सत्याग्रहीज needed to be properly trained. उनको लगा जो सत्याग्रहीज हैं इनको अभी सत्याग्रह करने नहीं आता है, उनको और ज़्यादा प्रॉपरली ट्रेन करना पड़ेगा बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर द मास स्ट्रगल। और इसके पहले हम मास स्ट्रगल्स या जो ये जन आंदोलन हम करते हैं इसे नहीं कर सकते। विद इन द कांग्रेस, और ऐसी ही कुछ चीज़ें कांग्रेस में भी चल रही थी। जो कांग्रेस का इनका ग्रुप था, जो इस कम्युनिटी का जो ग्रुप था पार्टी का, उसमें भी सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल। कुछ लोग थक चुके थे कि ये क्या हम लोग रोज़ मास स्ट्रगल करते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, नारेबाजी करते हैं, चिल्लाते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। वो चाहते थे कि हम इलेक्शंस लड़ें, सामने बैठे ब्रिटिशर्स के, और फिर हम भी वहाँ प्रोविंशियल काउंसिल में बैठकर गवर्नमेंट की जो डिसीजंस हैं उसमें अपने व्यूज़ दें। बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। और ये किसके थ्रू हुआ था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एक्ट था 1919 का, जिसके थ्रू ये पॉसिबल हो पाया था कि जो इंडियन लीडर्स है वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, और फिर जो विन करेंगे वो वहाँ काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल्स में बैठ सकते हैं। They felt that it was important to oppose British policies within the councils. उनका कहना था उन लीडर्स का कि हम वहाँ प्रोविजन्स काउंसिल्स में बैठ के भी ब्रिटिशर्स के व्यूज़ को अपोज कर सकते हैं। वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। और उनको लगा था कि ये जो काउंसिल्स हैं ये अभी सिर्फ ब्रिटिशर्स के अंडर में है, इसलिए ये पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है। अगर हम भी वहाँ बैठेंगे, इंडियंस भी वहाँ होंगे, तो ये फिर एक डेमोक्रेटिक काउंसिल बन जाएगा। C.R. Das and Motilal Nehru formed the Swaraj Party within the Congress to argue for a return to council politics. और ये काम किसने किया? ये काम किया C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने। उन्होंने कांग्रेस पार्टी में से ही एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी। But younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for the more radical mass agitation and for full independence. लेकिन दूसरी तरफ पे जो जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस जैसे यंग लीडर्स थे, उनका मानना था कि नहीं, हम वहाँ पॉलिटिक्स में, वहाँ पर बैठ के काउंसिल में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो मास एजिटेशन है इसे और ज़्यादा उग्र बनाना चाहिए या इसे और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। इन सच अ सिचुएशन फॉर इंटरनल डिबेट एंड डिस्कशन, टू फैक्टर्स अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड द लेट 1920। और इन दो मतभेद की वजह से कि जो यंग जनरेशन है वो बोल रही है हमें मास एजिटेशन करना चाहिए, और जो थोड़े एक्सपीरियंस लीडर्स हैं वो बोलते हैं नहीं, हमें काउंसिल में बैठना चाहिए। तो 1920 में कांग्रेस में एक नया तरीके का डिस्कशन और डिबेट शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो पॉलिटिक्स थी, इंडियन पॉलिटिक्स थी, उसका शेप चेंज होने लगा। द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। और इसी टाइम पे वो जो टाइम था वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन का, इकोनॉमिक डिप्रेशन का, वो भी आ गया। एग्रीकल्चर प्राइजेस बिगिन द फॉल फ्रॉम द 1926 एंड कोलैप्स आफ्टर 1930। और जो 1926 से धीरे धीरे एग्रीकल्चर के जो प्राइजेस थे वो धीरे धीरे गिरने लगे और 30 तक आते आते लगभग ख़त्म हो गए।
एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन, धीरे धीरे जितनी भी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे वो लगभग ख़त्म होने लगी, वो हमारे पास थी ही नहीं कि वो उसको हम एक्सपोर्ट कर सके। पीजेंट्स फाउंडेड इट डिफ़िकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट, जो पीजेंट्स थे वो फाउंड डिफ़िकल्ट बहुत होता था उनको हार्वेस्ट करने में, पे देयर रेवेन्यू, जिसकी वजह से वो अपना टैक्स जो है वो भी पे नहीं कर पाते थे। बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इज टर्मोइल, और इसी वजह से जो लगभग 1930 का जो ईयर था उसमें कंट्री साइड के जो गांव के लोग थे या जो सिटी के बाहर के लोग थे उनके लिए बहुत बुरी स्थिति आ चुकी थी। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन constituted a statutory commission under सर जॉन साइमन, और इसी बीच में जब ब्रिटेन में गवर्नमेंट चेंज हो गई और आ गई टॉरी गवर्नमेंट, उस टाइम पे एक नया कमीशन बनाया गया सर जॉन साइमन के अंडर में। सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। और ये क्यों बनाया गया? ये बनाया गया कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जैसे एनसीएम चल रहा था, फिर सीडीएम की स्टार्टिंग हो रही थी, तो इन फंक्शंस को रोकने के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम मतलब एक नया नियम बनाया जाए इंडिया के लिए, सजेस्ट चेंजेस, और जिसमें कुछ चेंजेस करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था। तो समटाइम्स द क्वेश्चन आस्क कि साइमन कमीशन वाज सेट अप अंडर विच गवर्नमेंट? तो द आंसर इज टॉरी गवर्नमेंट। ओके, द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, और उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि जब ये कमीशन बनाया गया सर जॉन साइमन के अंडर में, उस टाइम पर इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो इसका मतलब पूरी तरीके से मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की। दे वर ऑल ब्रिटिश। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back Simon", और इसी वजह से जो इंडियन थे वो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि और भी हार्श जो रूल थे वो बना दिए जाएंगे इंडियंस के लिए, क्योंकि उस कमीशन में एक भी इंडियन नहीं है। इसका मतलब हमें पता ही नहीं है कि उन्होंने किस तरीके के रूल्स बनाए हैं, वो उसमें क्या हमारे लिए नए एक्ट्स बना के लाए हैं। तो जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया पहुंचा, लोगों ने उसको ग्रीट करना स्लोगन के थ्रू शुरू किया। कौन सा स्लोगन था? दैट वाज द गो बैक साइमन। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू या फिर सिर्फ मुस्लिम, सारी ही लगभग पार्टियां इस डेमोन्स्ट्रेशन में सड़कों पर उतर आई थी। इन एफर्ट टू विन देम ओवर, द वायसराय लॉर्ड इरविन अनाउंस इन अक्टूबर 1929 अ वैग ऑफर of domination status for India is in an unspecified future and a round table conference to discuss a future constitution। और इसी बीच में जब लॉर्ड इरविन को लगने लगा कि ये चीज़ें हाथ से बाहर निकल रही हैं, तो उन्होंने इसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1929 अक्टूबर में जो हेल्ड होनी थी उसके दिसंबर में जो हेल्ड होनी थी उसके लिए अनाउंसमेंट कर दिया अक्टूबर 1929 में। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, इसके लिए कांग्रेस लीडर्स नहीं माने, मतलब इरविन ने एक तरीके से उनको लालच दिया कि आप साइमन को इतना ग्रीट मत करो या उसके अपोज में मत जाओ, हम राउंड टेबल जो सेकेंड राउंड टेबल है कॉन्फ्रेंस है उसमें हम आपको जाने का मौका देंगे, आप अपने जो रूल रेगुलेशन है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करवा सकते हो वहाँ पर जाकर। तो इस बात से भी जो कांग्रेस लीडर्स थे वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर असर्टिव, और जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे ये लोग और असर्टिव होते चले गए। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनेंट gradually lost their influence. In December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Lahore Congress formalized the demand of Purna Swaraj or full independence for India। और इसी के चलते 1929 दिसंबर में जवाहरलाल नेहरू ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया या अपनी प्रेसिडेंसी में एक नई बात कही जिसका नाम था पूर्ण स्वराज डिमांड की मांग रख दी। It was declared in 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day when people were take a pledge to struggle to complete independence। और 26 जनवरी 1930 मतलब कितने कॉन्स्टिट्यूशनली काम हुआ है कि अक्टूबर में
साइमन कमीशन आया। उसके बाद अक्टूबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने इसको अपोज, उन्होंने बोला कि हम आपको सेकेंड राउंड टेबल में भेजेंगे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने मना किया और दिसंबर 1929 में उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम पूर्ण स्वराज को मानेंगे, या अब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी असेंबली है उसमें नहीं बैठना है, हमें प्रोविंशियल काउंसिल में ऐड नहीं होना है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए। ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को इसे एक सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट करने लगे। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, सो महात्मा गांधी हैड अ फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कॉन्सेंट्रेट इशूज़ ऑफ एवरीडे लाइफ। गांधी जी को ये बात समझ में आ गई कि जो जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मास को, बहुत ज़्यादा जन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया है। तो गांधी जी ने एक नया तरीका निकाला जिसके थ्रू जो लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते थे उस टाइम पे, हर घर की जो एक समस्या थी या हर आदमी जिस चीज़ से जूझ रहा था, सॉल्ट जो एक्ट बनाया गया था, गांधी जी ने उस पर फोकस किया। एंड दैट वी लर्न इन अ नेक्स्ट पैरा। इससे पहले एक बार इधर एक पिक्चर दी गई है, दैट वाज द मीटिंग पिक्चर, जिसमें मीटिंग ऑफ कांग्रेस लीडर एट इलाहाबाद 1931। अपार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी यू कैन सी द सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्सट्रीम लेफ्ट, उनके एक्सट्रीम लेफ्ट में सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जवाहरलाल नेहरू एक्सट्रीम राइट में बैठे हैं, सुभाष चंद्र बोस फिफ्थ फ्रॉम द राइट यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये फोटोज़ हैं 1931 की। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे द सॉल्ट मार्च, जो CDM का बिगिनिंग माना जाता है, दैट वाज